सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 को बंगाल के कोलकाता शहर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के पिता का नाम डॉक्टर दुर्गाचरण बनर्जी था। वह अपने पिता की गहरी उदार और प्रगतिशील सोच से बहुत प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पेरेंटल एकेडमिक इंस्टीट्यूट और हिंदू कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने रमेश चंद्र दत्त और बिहारी लाल गुप्ता के साथ भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा को पूरा करने के लिए 1868 में इंग्लैंड की यात्रा की। 1818 में स्नातक बनने के उदारवादी विचारधाराओं के महत्वपूर्ण नेता थे। 1868 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज प्रशिक्षण उत्तीर्ण की। इसके पूर्व 1867 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ICS बनने वाले पहले भारतीय बन चुके थे। 1877 में सिलाकोट के सहायक दंडाधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, परंतु शीघ्र ही सरकार ने उन्हें इस पद से बर्खास्त कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्नातक होने के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रवेश के लिए इंग्लैंड में आवेदन किया। उस समय इस सेवा में सिर्फ एक हिंदू था। बनर्जी को इस आधार पर शामिल नहीं किया गया कि उन्होंने अनजाने का आरोप लगाया था। बनर्जी ने अपनी अपील में यह तर्क प्रस्तुत किया कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने अपनी आयु गर्भधारण के समय जोड़ी थी, ना कि जन्म के समय से, और वही जीत गए। बनर्जी को सिलाकोट में नियुक्त किया गया, लेकिन क्रियान्वयन संबंधी अनियमितताओं के आरोप में उन्हें 1874 में भारी विवाद तथा विरोध के बीच हटा दिया गया। उन्होंने तब बैरिस्टर के रूप में अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास किया, किंतु उसके लिए उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि वे इंडियन सिविल सर्विसेज के बख्शत किए गए थे। उनके लिए यह एक करारी चोट थी और उन्होंने महसूस किया कि वे एक भारतीय होने के नाते उन्हें सब भुगतना पड़ रहा है। बैरिस्टर बनने में विफल रहने के बाद 1875 में भारत लौटने पर वे प्रोफेसर हो गए, पहले मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में, अब विद्यासागर कॉलेज कहलाता है, और बाद में रिपन कॉलेज में, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। अध्यापक के रूप में उन्होंने अपने छात्रों को देशभक्ति और सार्वजनिक सेवा की भावना से अनुप्राणित किया। मेजानी के जीवन और भारतीय एकता सदाचार विषय पर उनके भाषणों ने छात्रों में बहुत उत्साह पैदा किया। राजनीति में भी भाग लेते रहे हैं। 1874 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना तथा 1883 में कलकत्ता में प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में प्रमुख योगदान दिया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की दिशा में यह पहला प्रयास था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के बाद उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उसमें विलय करने में प्रमुख भाग लिया, और उसके बाद में उनकी गिनती कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में होने लगी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1895 में पूना में उन्होंने देशव्यापी भ्रमण कर बड़ी बड़ी सभाओं को भाषण करते हुए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और देश के प्रशासन में भारतीयों को अधिक जमानत को जागृत करने में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने 1878 के वर्नियर कल्चर प्रेस एक्ट के विरोध का नेतृत्व किया और इल्बर्ट बिल के समर्थन में प्रमुख भाग लिया। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय बनर्जी नरम दल के सदस्य थे। 1909 के माल मिट्टो सुधार के लिए उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, किंतु वे बंग की सम्राज्य चाहते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। 1919-20 के गति प्रणीत आंदोलन का उन्होंने समर्थन नहीं किया। 1921 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। 1921-23 में बंगाल सरकार के मंत्री बने रहे। उन्होंने कर्जन द्वारा पास किए गए कानून, कलकत्ता अधिवेशन एक्ट, विश्वविद्यालय एक्ट एवं बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगाल एवं पूरे भारत में तीव्र आंदोलन चलाया, किंतु बाग विभाजन विरोधी आंदोलन में वो तोड़फोड़ तथा असंवैधानिक तरीकों के विरुद्ध थे। बंगाल विभाजन के बारे में उन्होंने कहा, बांग्ला का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। स्वदेशी के बारे में उनका विचार था कि स्वदेशी हमें दुर्भिक्ष, अंधकार और बीमारी से बचा सकता है। स्वदेशी का व्रत लीजिए, अपने विचार, कर्म और आचरण में स्वदेशी का उपयोग करें। उत्तर कानून पास हो जाने पर उन्होंने कॉर्पोरेशन में भाग लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बंगाल के विभाजन का भी घोर विरोध किया और उसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे बंगाल के निविदित रूप से नेता मान लिए गए। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द
कर दिया गया, जो सुरेंद्रनाथ की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस समय तक देशवासियों में एक नया वर्ग पैदा हो गया था, जिसका विचार था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैधानिक आंदोलन का विफल सिद्ध हुआ और भारत में स्वराज्य प्राप्ति के लिए और प्रभावपूर्ण नीति अपनाई जानी चाहिए। नया वर्ग, जो गरम दल कहलाता था, कि हिम्मतावक तरीके अपनाने से नहीं डरता था, उससे चाहे क्रांति ही क्यों ना हो जाए। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, जिनकी शिक्षा दीक्षा 18वीं शताब्दी के अंग्रेज साहित्य विशेषकर वर्ग के सिद्धांत पर हुई थी, क्रांति अथवा क्रांतिकारी तरीकों में कोई विश्वास नहीं था और वे भारत तथा इंग्लैंड के बीच पूर्ण अलगाव की बात सोच भी नहीं सकते थे। इस प्रकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, जिन्हें भी कभी अंग्रेज शासक गर्म विचारों का अग्रवादी व्यक्ति मानते थे, अब स्वयं उनके देशवासी नरम दल का व्यक्ति मानने लगे थे। कांग्रेस के बाद वे कांग्रेस पर गरम दल वालों का कब्जा होने से रोकने में सफल रहे, किंतु इसके बाद शीघ्र ही कांग्रेस गरम दल वालों के नियंत्रण में चली गई। इसका परिणाम यह हुआ कि मायटायुगा चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर जब 1929 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस पर आधार पर स्वीकार कर लिया कि अंग्रेज कांग्रेस अपने पारंपरिक दिनों में मांग कर रही थी, वह इस एक्ट से बहुत हद तक पूरी हो गई थी, लेकिन स्वयं कांग्रेस ने उसे अस्वीकार कर दिया।